हरियाणा में मौजूद यमुनानगर में टाइम ठीक सुबह के 6 बजे थे। हर दिन की तरह उस दिन भी वॉकिंग के लिए 70 साल के डॉक्टर चावला घर से तैयार होकर बाहर निकले थे, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद ही उनका फोन लगातार बजने लगा। तो वो वहीं पास में रुककर ये कहते हुए देखने लगे कि इस समय कौन है, लेकिन तब तक उन्हें ये नहीं पता था कि ये एक फ़ोन कॉल उस समय तक शांति और इज्जत के साथ चल रही उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद करने वाला था। फोन उठाते ही बिना 1 मिनट भी इंतजार किए वो भागते हुए वापस घर आए और घर के अंदर रखा अपना मेडिकल किट उठाकर कार में उसी यमुनानगर के दूसरी साइड में मौजूद एक घर की तरफ निकल गए। और उसी तरह घबराहट में जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर कदम रखा, वहां करीब 15 लोग एक लड़की के आसपास खड़े हुए थे और वो लड़की जोर जोर से रोती हुई दिखाई दे रही थी। उस लड़की के आसपास मौजूद सभी लोग क्या हुआ, कैसे हुआ, यही बातें करते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे। ये सब देख रहे डॉक्टर सीधे बेडरूम के अंदर चले गए और वहां करीब 40 साल का एक आदमी योगेश बेड पर बेजान हालत में पड़ा हुआ था। डॉक्टर चावला ने तुरंत उसकी पल्स और हार्ट बीट चेक करते हुए आंखों में लाइट डालकर भी चेक किया। फिर उन्होंने सीपीआर देने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिन हाथों से वो अब तक सीपीआर दे रहे थे वही हाथ कांपने लगे और अब हॉल में बैठी अपनी लड़की को कैसे बताएं कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था। तुरंत फोन उठाकर उत्तराखंड में मौजूद योगेश के पेरेंट्स को कॉल किया और तुरंत यहां आने के लिए कहा। और चाहे वो कितने भी बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, फिर भी शायद उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद हो सकती है। ऐसा सोचकर वो अपने दामाद को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने भी कहा कि योगेश की हार्ट अटैक से मौत हुए काफी समय हो चुका है। शाम तक उत्तराखंड से आए योगेश के पेरेंट्स दरवाजे के बाहर ही सीना फाड़ देने वाली आवाज में रो रहे थे, क्योंकि अपने बेटे योगेश की अचानक इस तरह मौत हो जाने पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक तरफ बेटा उस हालत में पड़ा था तो दूसरी तरफ बहू और उसके दोनों बच्चे भी फूट फूट कर रो रहे थे। असल में किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर इसे किस्मत मानकर योगेश के अंतिम संस्कार पूरे किए गए। शुरुआत में सभी को लगा कि योगेश की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है, लेकिन योगेश की मौत के पीछे एक इतनी बड़ी साजिश छुपी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 9 जून की रात योगेश की मां के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। जिस योगेश को वो मरा हुआ समझ चुके थे, वही योगेश वापस अपनी मां के सपने में आया। दरवाजे खुले हुए थे और उनके पास खड़े होकर अंदर की तरफ देखते हुए जैसे ही योगेश दिखाई दिया, उसकी मां सुशीला जी सदमे में वहीं खड़ी रह गईं। तभी उनके पास आए योगेश ने कहा, मैं हार्ट अटैक से नहीं मरा, वो लोग मुझे मार रहे थे, मुझे बचा लो। जब कई बार सुशीला जी के साथ ऐसा ही होता रहा तो योगेश के पिता ने जब इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई और जब पुलिस ने योगेश की मौत के पीछे की वजह पता लगाई तो जो सच सामने आया उसकी योगेश के पेरेंट्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसे आप सबसे पहले देख पाए। हमने इस वीडियो पर एक छोटा सा 3000 लाइक का टारगेट किया है। उम्मीद है उसे आप जरूर पूरा कर देंगे। आपके एक छोटे से लाइक से हमें नई वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। योगेश बत्रा स्कूल टाइम से ही प्रियंका बत्रा नाम की इस लड़की को पसंद करने लगे थे। दोनों स्कूल में पहले एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन चलते चलते ये दोस्ती एक अफेयर में बदल गई। दोनों इसी तरह रिलेशनशिप में रहे और कॉलेज खत्म होने के बाद, क्योंकि दोनों के पिता डॉक्टर थे, इसलिए भले ही दोनों अलग अलग जगहों से थे, फिर भी ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुई और उनके लव मैरिज के लिए परिवार वाले मान गए। शादी के बाद योगेश और प्रियंका दोनों यमुनानगर में हुड़ा नगर के सेक्टर 17 में एक बंगला लेकर रहने लगे। और इसी शहर में योगेश की बत्रा प्लाईवुड नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी थी। कुछ और बिजनेस भी थे। योगेश जाने माने और मशहूर बिजनेसमैन थे और उनका नाम शहर के करोड़पति लोगों की लिस्ट में भी आता था। योगेश के 2 बच्चे थे। इन दोनों बच्चों में ख्वाहिश नाम की एक लड़की और एक लड़का था। ये चारों परिवार के सदस्य बहुत खुशी से रहते थे और योगेश हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसके परिवार के सभी लोग खुश रहें।
उन्होंने दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए देहरादून भेजा था। उनकी शादी को उस समय लगभग 18 साल हो चुके थे। 28 मई 2016 के दिन उनकी बेटी ख्वाहिश घर के ऊपर वाले फ्लोर पर अपने कमरे में थी, जबकि नीचे वाले बेडरूम में योगेश और प्रियंका थे। और उस दिन सुबह प्रियंका उठकर योगेश को ऑफिस के लिए जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। और जब उसकी सांस चेक की गई तो वो भी नहीं चल रही थी। इसके बाद प्रियंका जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के सभी लोग वहां आ गए। तभी प्रियंका ने उसी शहर में रहने वाले अपने पिता डॉक्टर चावला को कॉल किया। उनके आने के बाद जब उन्होंने ये कन्फर्म किया कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है, तब शायद कोई उम्मीद हो सकती है, ये सोचकर उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उसके बाद क्या हुआ ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। योगेश के पिता डॉक्टर सुभाष चंद्र बत्रा और मां सुशीला जी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर एरिया में रहते थे। योगेश के बाद प्रियंका अकेली रहेगी। ऐसा सोचकर योगेश के पेरेंट्स उत्तराखंड ना जाकर यमुनानगर ही प्रियंका के पास कुछ दिनों के लिए रुक गए। लेकिन जब कुछ दिन बाद वो उत्तराखंड वाले घर में पहुंचे तो पहले ही दिन जब योगेश की मां सो रही थी, तभी अचानक उन्हें एक सपना आया। और वो सपना इतना ज्यादा भयानक लग रहा था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो सपना था या सच। तुरंत योगेश की मां ने सो रहे अपने पति को जगाकर कहा कि उसे ऐसा सपना आया है और ना जाने क्यों उसे लग रहा है कि योगेश की मौत नॉर्मल तरीके से नहीं हुई है। लेकिन आखिर वो भी एक डॉक्टर ही थे, इसलिए उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आज ही तो हम वहां से आए हैं। तुम उसी के बारे में सोचते सोचते और बेटे की मौत का दुख सहन ना कर पाने की वजह से ऐसे सपने देख रही हो। ये सब हमारे अपने विचारों की वजह से हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बात सुनकर उस दिन तो वो मान गई, लेकिन 2 दिन बाद फिर से उसे बिल्कुल वही सपना आया। उस सपने में योगेश डरा हुआ था, जैसे कोई उसके हाथ पैर पकड़कर उसे मार रहा हो और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। और योगेश जोर जोर से रोते हुए बचाने की गुहार लगा रहा था। फिर से एक बार वही सपना आने के बाद वो कहने लगी, एक जैसे सपनों में लगभग एक जैसी डिटेल्स कैसे हो सकती हैं? दोनों सपनों में योगेश ये कह रहा है कि कोई उसे मार रहा है, इसका क्या मतलब है? जब वो डॉक्टर सुभाष से ये सब पूछ रही थी तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दें। इसी बीच वो फिर बोली, एक बार आप खुद सोचिए, इतने सालों से हमारे बेटे को कोई हेल्थ इश्यू नहीं था और अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई, और अब इस सपने का क्या मतलब है? ये सुनकर डॉक्टर सुभाष सोच में पड़ गए। चाहे वो कितने भी बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन आखिर एक पिता भी थे, इसलिए उनके मन में भी एक छोटा सा शक पैदा होने लगा। ठीक योगेश के घर से लौटने के बाद ही ऐसे सपने आना उन्हें ऐसा महसूस कराने लगा कि शायद योगेश की आत्मा उनसे कुछ कहना चाहती है। तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? क्या किसी ने उसके साथ कुछ किया था? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? ये सब पता लगाने के लिए वो फिर से यमुनानगर आ गए। और जब वो योगेश के घर के बाहर पहुंचे तब उन्हें अंदर से बहुत तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो आवाजें क्या थीं? क्या सच में ये आवाजें उसी घर के अंदर से आ रही थीं? ये सोचते हुए जैसे ही वो अंदर गए, वहां उन्होंने देखा कि एक थिएटर की तरह तेज आवाज में मूवी चल रही थी और उसके सामने सोफे पर उनकी बहू प्रियंका बहुत आराम से स्नैक्स और ड्रिंक्स के साथ बैठी हुई थी। ये देखकर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। जिस औरत ने 15 साल पहले प्यार करके उससे शादी की थी और 18 साल तक अपने पति के साथ रही थी, उसी पति की मौत के सिर्फ 15 दिन बाद उसे इस तरह आराम से एंजॉय करते देख वो दोनों हैरान रह गए। इसी बीच प्रियंका ने उन्हें देखा और उठकर उन्हें अंदर बुलाया और बात करने लगी, लेकिन उसकी बातें भी उन्हें पूरी तरह अलग लग रही थीं। उनके वहां से जाने से पहले और अब यहां आने के बाद उसकी बातों में बहुत सारे बदलाव दिखाई दे रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने सपनों वाली बात बताए बिना प्रियंका से पूछा, क्या योगेश की किसी से दुश्मनी थी या तुम्हें लगता है कि उसकी मौत नॉर्मल तरीके से ही हुई है? इस पर प्रियंका बोली, ऐसा कुछ नहीं था, वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहते थे और हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी तो देखकर यही कहा था कि हार्ट अटैक था। प्रियंका की ये बातें सुनकर वो वहां 2 दिन रुके और फिर वापस अपने घर लौट आए। लेकिन वहां से आने के लगभग 10 दिन बाद उन्हें जो बात पता चली वो ये थी कि योगेश के नाम पर जो प्लाईवुड बिजनेस था उसे बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए प्रियंका ने अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया था। असल में वैसे भी आगे चलकर
वो सब प्रियंका और बच्चों के नाम ही होने वाला था। लेकिन इतनी जल्दी, यहां तक कि योगेश की मौत को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और उसने ये सब करवा लिया। ये सब देखकर उन्हें ना जाने क्यों प्रियंका पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। तो ये जानने के लिए कि क्या इसमें प्रियंका शामिल थी या फिर कोई और, वो लोग कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए यमुनानगर के पुलिस स्टेशन गए। और बार बार आने जाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए कुछ दिनों तक यहीं रहने के लिए वो लोग यमुनानगर शिफ्ट हो गए और यहाँ एक किराए के घर में रहने लगे। फिर उन्होंने पुलिस को पूरी बात बताई और कहा कि उन्हें इस मामले में शक है। इस पर पुलिस ने सबसे पहला सवाल पूछा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? लेकिन असल में योगेश का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टरों ने भी यही कहा था कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। इस वजह से किसी ने पोस्टमार्टम करवाने के बारे में नहीं सोचा था। और अब तो उसका शव भी नहीं था, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका था। तो अब पुलिस के पास ये जांच शुरू करने का भी कोई आधार नहीं था कि उसकी मौत नॉर्मल थी या नहीं। इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो एक बार पूछताछ करेंगे और उन्हें वहां से भेज दिया। इसके बाद कितनी ही बार पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाने के बाद भी पुलिस यही कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। तब डॉक्टर सुभाष को लगने लगा कि पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। फिर उन्होंने सोचा कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी होते हैं, भले ही उनके पास पुलिस जैसी ताकत और नेटवर्क ना हो, लेकिन वो अपने स्किल्स और जान पहचान का इस्तेमाल करके जांच करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को ढूंढकर एक एजेंसी हायर की और अगर उनके जरिए कोई सबूत मिल जाए तो केस मजबूत हो सकता है। तब पुलिस इस केस को सॉल्व कर सकती है। तो डिटेक्टिव्स ने योगेश की जिंदगी के बारे में और योगेश प्रियंका की शादीशुदा जिंदगी कैसी थी, ये सब पता करना शुरू कर दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि दोनों अच्छे से रहते थे और डिटेक्टिव्स को कोई खास सबूत नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच जुलाई के महीने में प्रियंका अपनी बेटी ख्वाहिश को लेकर ट्रेन से कहीं जा रही थी। डिटेक्टिव्स भी उसका पीछा कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद वो बेटी की पढ़ाई के लिए देहरादून जा रही होंगी, लेकिन प्रियंका ख्वाहिश को लेकर चंडीगढ़ पहुंची। डिटेक्टिव्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आई हैं, तो वो लोग उनका पीछा करते रहे और 23 जुलाई की रात होते होते माँ और बेटी दोनों एक पब में गईं। वहां दोनों बहुत ज्यादा खुश होकर हंसते हुए डांस करते हुए एंजॉय कर रही थीं। उधर योगेश की मौत को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। उन्हें इस तरह देखकर डिटेक्टिव्स का शक और बढ़ गया और उस रात पब में इन दोनों के साथ एक तीसरा आदमी भी था और वो प्रियंका के बहुत ज्यादा करीब दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने छुपकर उन लोगों की तस्वीरें ले लीं। फिर जब उस तीसरे आदमी के बारे में जांच की गई तो पता चला कि उसका नाम रोहित कुमार उर्फ मड्डी था, जो एक जिम ट्रेनर के रूप में काम करता था। तो डिटेक्टिव्स उस जिम में जाकर उसके बारे में पता करने लगे। तब उन्हें मालूम हुआ कि उसने 2 महीने पहले ही जिम आना बंद कर दिया था और वो भी ठीक उसी समय जब योगेश की मौत हुई थी। इसके साथ ही जो आदमी पहले एक नॉर्मल जिम ट्रेनर था और कर्ज में डूबा हुआ था, उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो अब 22 लाख रुपए की कार में घूम रहा था और बाद में पता चला कि वो कार उसे किसी और ने नहीं बल्कि योगेश की पत्नी प्रियंका ने उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट की थी। और खास बात यह थी कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। प्रियंका के उस जिम में ज्वाइन करने के बाद ही इन दोनों की जान पहचान हुई थी और चाहे कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हों, लेकिन 22 लाख रुपए की कार गिफ्ट करने जितनी दोस्ती तो नहीं होती। इसके साथ ही इस डिटेक्टिव एजेंसी ने अपने जान पहचान वाले पुलिस वालों के जरिए दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। तब पता चला कि घटना वाली 27 और 28 मई की तारीखों में इन दोनों के बीच 42 बार कॉल्स हुई थीं। तो अब तक मिले सबूतों के साथ डॉक्टर सुभाष एक बार फिर पुलिस के पास गए और आखिर इतने दिनों बाद पुलिस ने FIR फिल की और रोहित व प्रियंका को संदिग्ध मानकर जांच शुरू कर दी। लेकिन अक्टूबर तक आते आते पुलिस ने कह दिया कि इन दोनों का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। ये बात डॉक्टर सुभाष को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले पुलिस कह रही थी कि कोई सबूत नहीं है, फिर जब प्राइवेट डिटेक्टिव्स के जरिए ये सबूत मिले कि दोनों के बीच अफेयर था, तब भी पुलिस कह रही थी कि ये काफी नहीं है। इसलिए वो सीधे DGP के पास पहुंच गए और DGP भी हैरान रह गए कि जिस केस को पुलिस ने किनारे कर दिया था उसे एक 72 साल के आदमी ने इतनी दूर तक पहुंचा दिया। तो उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच के लिए एक टीम अपॉइंट की और सीधे SP को आदेश दिए
कि इस केस की निगरानी की जाए। फिर एसआईटी बनाई गई और सही तरीके से जांच शुरू हुई। जब घर के आसपास रहने वालों और दोस्तों से पूछताछ की गई तो सभी ने कहा कि उन्होंने प्रियंका को रोहित के साथ देखा था। यहां तक कि पड़ोसियों ने तो ये भी बताया कि रोहित कभी कभी प्रियंका के घर पर भी आता जाता था। अब उनकी जांच में ये बात सामने आई कि जिस रात ये घटना हुई थी, यानी 27 मई की रात, उस समय रोहित की मोबाइल लोकेशन योगेश के घर वाले टावर रेंज में ही थी। और इसके साथ ही एक और बड़ी डिटेल ये थी कि उसके मोबाइल में सिर्फ एक ही दिन के लिए एक नया सिम डाला गया था। एक लड़की की दोस्ती के नाम पर उसके साथ घूमना, उसे 22 लाख की कार देना ही नहीं बल्कि उसके लगभग सारे खर्चे भी उठाना। और जिस दिन उसके पति की मौत हुई उसी दिन दोनों के बीच नॉर्मल सिम से कॉल्स होने के साथ साथ एक फेक सिम लेकर उससे भी कॉल्स करना। ये सब देखकर पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि कुछ न कुछ इन्हीं दोनों ने किया है। इसके बाद सबसे पहले रोहित को गिरफ्तार किया गया। करीब 3 दिन तक चली पूछताछ में शुरुआत में उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन पब में ली गई फुटेज और कॉल डिटेल्स सब दिखाकर जब पुलिस ने अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तब आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। उसने कहा कि योगेश को उसी ने मारा है और इसमें प्रियंका भी उसके साथ शामिल थी। इसके बाद प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार पूरा सच सामने आने लगा। ये कहानी शुरू हुई थी 2015 में। शादी के लगभग 15 साल बाद प्रियंका का वेट थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए उसने जिम ज्वाइन किया और उसी जिम में रोहित इंस्ट्रक्टर था। डाइट और बाकी चीजों के बारे में शुरू हुई दोनों की नॉर्मल बातचीत धीरे धीरे बाहर मिलने जुलने में बदलने लगी और फिर दोनों का मिलना जुलना अफेयर में बदल गया। लेकिन इसी तरह चलते चलते 2016 के बीच में एक दिन योगेश ऑफिस के काम से बाहर गया था और काम जल्दी खत्म होने की वजह से जब वो वापस घर आया तब उसकी नज़र प्रियंका और रोहित पर पड़ी, जो कमरे में बेहद करीबी पल बिताते हुए दिखाई दिए। इसके बाद उसने वहीं रोहित की पिटाई की और धमकी दी कि अगर दोबारा इधर दिखाई दिया तो उसके खिलाफ केस कर देगा। फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद योगेश और उसकी पत्नी प्रियंका के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस समय प्रियंका योगेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। वो बार बार कह रही थी कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेगी। आखिर प्रियंका और योगेश ने लव मैरिज की थी, इस वजह से योगेश ने प्रियंका को माफ कर दिया। कुछ दिनों तक प्रियंका नॉर्मल रही। वो ज्यादा प्यार दिखाने लगी और योगेश का ज्यादा ख्याल रखने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच फिर से बदल गई। उसने दोबारा रोहित के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया और जब योगेश को इस बात पर शक होने लगा तो उल्टा प्रियंका उसी पर गुस्सा करने लगी और घर में बड़ा झगड़ा खड़ा करने लगी। और ठीक इसी समय 2 चीजें हुईं। पहली, रोहित पर लाखों का कर्ज था और वो प्रियंका से कहता रहता था कि अगर उसके पास अपना जिम खोलने के पैसे आ जाएं तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस बात को लेकर रोहित परेशान रहता था। तब प्रियंका उससे कहती थी, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसी बीच जुलाई में एक दिन प्रियंका फिर से रोहित से बात करते हुए योगेश के हाथों पकड़ी गई। अब तक सब सहते आ रहे योगेश ने कह दिया कि अब उससे ये सब नहीं सहा जाएगा और वो तलाक लेना चाहता है। असल में यहां प्रियंका चाहती तो योगेश से तलाक लेकर रोहित से शादी कर सकती थी, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो योगेश की संपत्ति और वो सारी लग्जरी उसके हाथों से चली जाती। इसलिए प्रियंका ने एक मास्टर प्लान बनाया। अगर योगेश ही रास्ते से हट जाए तो सारी संपत्ति उसे मिल जाएगी और वो रोहित के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेगी। यही बात जब प्रियंका ने रोहित को बताई तो उसने बिना एक शब्द बोले हामी भर दी। इसके बाद रोहित ने सहारनपुर के 2 लड़कों को अपने प्लान में शामिल किया जिनसे रोहित ने कर्ज ले रखा था। इनमें एक सतीश कुमार और दूसरा श्याम सुंदर, जो कि हॉस्पिटल में काम करता था। इन लोगों का प्लान ये था कि हॉस्पिटल से लाए गए बेहोशी के इंजेक्शन देकर योगेश को मार दिया जाए और उसकी लाश नदी में फेंक दी जाए। 27 मई की रात ठीक 10 बजे प्रियंका स्टेशन गई और उन तीनों को अपने घर लेकर आई। फिर वो तीनों कार से उतरकर घर के पीछे वाली तरफ जाकर इंतजार करने लगे और प्रियंका ने उनसे कहा था कि घर का पिछला दरवाजा खुला रहेगा और जब वो सिग्नल देगी तभी अंदर आना। इसके बाद वो योगेश के सोने तक इंतजार करती रही। रात करीब 11 बजे जैसे ही योगेश सो गया, प्रियंका ने रोहित को कॉल किया। तब वो तीनों घर के अंदर आ गए और योगेश को जोर से पकड़ लिया।
फिर उन्होंने पहले से तैयार किया हुआ इंजेक्शन योगेश को लगाने की कोशिश की, लेकिन योगेश के इधर उधर हिलने की वजह से आधी दवाई अंदर जाते ही सुई टूट गई। अब दूसरी सुई लाकर इंजेक्शन देने और उसे मारने का समय नहीं था, क्योंकि योगेश जाग चुका था और उसने उन सभी को देख लिया था। तब इन चारों ने मिलकर उसके हाथ पैर पकड़ लिए और उसके चेहरे पर तकिया रखकर दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब लाश को बाहर फेंकने की बजाय उन्होंने सोचा कि वैसे भी शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं हैं, इसलिए सबको हार्ट अटैक कहकर यकीन दिला देंगे। इसके बाद वो तीनों वहां से चले गए और प्रियंका ने पूरा कमरा साफ कर दिया। सुबह होते ही उसने एक्टिंग शुरू कर दी। वो ऐसे दिखाने लगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और जो भी वहां आया सबको उसने यही बताया कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है। और देखने में भी मामला वैसा ही लग रहा था, इसलिए किसी ने ज्यादा जांच नहीं की। आखिर उन्हें लगा कि उन्होंने सबको यकीन दिला दिया है, इसलिए उन्होंने नॉर्मल तरीके से घूमना शुरू कर दिया। और उसी समय प्रियंका ने रोहित के साथ साथ हत्या में मदद करने वाले बाकी 2 लोगों को भी 10-10 लाख रुपए दिए थे। इस केस में एक और बड़ी डिटेल ये थी कि इसके अलावा घटना वाली रात ठीक उसी समय योगेश की बेटी ख्वाहिश के मोबाइल से प्रियंका को कॉल्स भी गए थे। एक ही घर में रहने वाले 2 लोग एक दूसरे को कॉल क्यों करेंगे, वो भी ठीक उसी समय जब ये घटना हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन तीनों को लेने के लिए प्रियंका स्टेशन गई थी, उस समय ख्वाहिश भी उसी कार में उनके साथ थी। उसके बाद घर आने पर ख्वाहिश ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर ये देख रही थी कि कोई आ तो नहीं रहा, और नीचे मौजूद लोगों को अलर्ट करने का काम भी वही कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में कमरे को साफ करने और ये दिखाने में कि योगेश की मौत नॉर्मल तरीके से हुई है, उसमें भी उसने अपनी मां की मदद की थी। आखिर प्रियंका अकेले पूरा कमरा साफ नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी, क्योंकि उस समय ख्वाहिश की उम्र सिर्फ 16 साल थी, इसलिए माना गया कि उसने ये सब अपनी मां के बहकावे में आकर किया है। लेकिन यहां एक और बात जानने वाली ये थी, जब एसआईटी टीम जांच कर रही थी तो लगभग इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होने ही वाली थी। उसी समय एसआईटी में काम कर रहे इंस्पेक्टर रमेश को प्रियंका के पिता डॉक्टर चावला और उसके भाई दोनों 20 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए विजिलेंस टीम के हाथों पकड़े गए। उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और उन दोनों के ऊपर भी केस दर्ज किया गया। अब अगर वो पैसे देकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे थे तो शायद उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, या फिर हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हों। और शायद यहीं एक और बड़ा शक पैदा होता है। शुरुआत में जब योगेश के पिता पुलिस के पास गए थे, तब पुलिस ने मामले को ठीक से नहीं संभाला था, तो शायद उसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं पैसे दिए गए हों। आखिरकार इन चारों को कोर्ट में पेश किया गया और यह केस 4 साल तक चला। फिर 2021 में कोर्ट ने इन चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी और ख्वाहिश को छोड़ दिया गया। मुझे इस केस को जानकर यह लगता है कि जब ख्वाहिश इस पूरे मामले में बराबर की हिस्सेदार थी, जब योगेश के साथ यह घटना हो रही थी, तो ख्वाहिश देखने के लिए खड़ी थी कि कोई घर के अंदर ना आ जाए, तो फिर उसे क्यों छोड़ दिया गया, उसे भी सजा दी जाती। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, उसे ऐसे छोड़ देना सही था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन इस केस में अगर एक बात साफ साफ कही जाए तो अगर प्रियंका तलाक लेकर ये कहती कि वो रोहित से शादी करेगी, तब भी शायद रोहित उससे शादी नहीं करता, क्योंकि असल में उसे भी सिर्फ योगेश की संपत्ति चाहिए थी। इसीलिए वो हमेशा प्रियंका से पैसों की मांग करता रहता था। और अफेयर्स अक्सर ऐसे ही होते हैं, इसलिए उनसे दूर रहिए। योगेश ने प्रियंका से प्यार किया, उसके लिए मेहनत करके कमाया और उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होने दी। देने वाले पति का प्यार ही असली प्यार होता है। लेकिन प्रियंका की आंखें उस प्यार को देख ही नहीं पाईं। सिर्फ 1 साल की पहचान के लिए उसने उस पति को बेरहमी से मार डाला जो इतने सालों से उसका ख्याल रख रहा था। इसलिए आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। सिर्फ मीठी बातें करना ही प्यार नहीं होता, परिवार का अच्छे से ख्याल रखना भी प्यार ही होता है। तो सामने वाला आपसे कितना प्यार करता है, ये उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से समझ आता है। इसलिए सावधान रहिए और समझदारी से अपना पार्टनर चुनिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। इस केस से रिलेटेड अगर आपकी कुछ राय हो तो वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे 3000 लाइक के टारगेट को पूरा ज़रूर कर देना।
हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।